हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं जो कि 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है। जो अभी 10th पास करके जस्ट 11th में आए हैं और साइंस सब्जेक्ट लिए हैं, उनके लिए केमिस्ट्री एक वरदान की तरह है। बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट माना जाता है, चाहे वो मैथ वाले हों चाहे वो बायोलॉजी वाले हों। केमिस्ट्री तो बायोलॉजी से भी आसान है। कैसे? बायोलॉजी में तो हर एक टर्म को आपको रट करके याद करना पड़ता है, लेकिन केमिस्ट्री में आपको हर एक टर्म आपको कॉन्सेप्ट वाइज समझ करके याद करना है। और एक बार समझ करके जब हम लोग याद करते हैं तो वो हमेशा के लिए याद रहता है। तो मैथ वाले के लिए तो बहुत ही ये स्कोरिंग सब्जेक्ट माना जाता है। भले ही आप मैथ में या फिजिक्स में कम मार्क्स लाएं, लेकिन केमिस्ट्री में हमेशा आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं। कभी कभी ये स्टूडेंट ऐसा होता है कि केमिस्ट्री की वजह से क्वालिफाई कर जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि केमिस्ट्री कितना ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है। पूरे साइंस में केमिस्ट्री सेंट्रल रोल प्ले करता है। तो केमिस्ट्री में कभी भी ऐसा नहीं होता है कि आप फॉर्मूले को याद किए हैं, उस पर कुछ प्रैक्टिस किए हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप उसको सॉल्व करके ना हो। ऐसा शायद ही कभी होता है, ऐसा कभी नहीं होता है। अगर आपने बड़े ध्यान से पढ़े हुए हैं तो आराम से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो इसलिए आज से हम लोग केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत ही आसान सा सब्जेक्ट है और इसको आप लोग स्टार्टिंग से बड़े स्कोरिंग सब्जेक्ट के रूप में ले करके पढ़ाई करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, केमिस्ट्री है क्या। अब देखिए केमिस्ट्री क्या है। केमिस्ट्री जो होता है, इट इज इंटरेक्शन बिटवीन टू पार्टिकल्स। वो लिविंग हो सकता है या फिर नॉन लिविंग हो सकता है। जैसे दो आदमी आपस में बात कर रहे होते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं कि उनके बीच की जो केमिस्ट्री है वो अच्छा चल रहा है ना। लेकिन कहीं झगड़ा हो गया दो दोस्तों के बीच में तो हम लोग कहते हैं कि उनके बीच में जो केमिस्ट्री है वो गड़बड़ हो गया। मीन्स सिंपली यहाँ पे है पार्टिकल्स के बीच में इंटरेक्शंस। दो पर्सन आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो भी वहाँ पे केमिस्ट्री जैसा ही साइकोलॉजिकली हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पे केमिस्ट्री जब डिफाइन करते हैं तो केमिस्ट्री एक्चुअली में क्या है? इट इज स्टडी ऑफ मैटर एंड इट्स प्रॉपर्टीज। मैटर में क्या होते हैं? छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिसको हम लोग एटम्स बोलते हैं। ठीक है, तो उनके बीच में हाउ दे इंटरेक्ट, वो आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं, इसी के बारे में डिटेल से आपको एक्सप्लेन करता है केमिस्ट्री। तो सबसे पहले हम लोग केमिस्ट्री को डिफाइन करते हैं और इसके बारे में कुछ और भी जानकारी लेते हैं, फिर आगे बढ़ते चलते हैं। देखिए केमिस्ट्री आपको क्या बताता है, डेफिनेशंस क्या है इसके। केमिस्ट्री इज ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ, क्या क्या है जी? स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। मैटर आखिर बना कैसे होगा, उसका स्ट्रक्चर क्या है। इट्स फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे कि क्या होते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज, क्या होता है केमिकल प्रॉपर्टीज। अगला देखते हैं इट्स केमिकल कंपोजिशन, ये केमिकली आपस में कैसे बनते हैं। और लास्ट वन इट्स फिजिकल एंड केमिकल चेंज एंड ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कैसे ये आपस में चेंज करते हैं। जैसे कोई गैसियस है तो वो लिक्विड में कैसे कन्वर्ट हो गया, कोई आपको गैसियस है वो सॉलिड में कैसे कन्वर्ट हो गया, तो इसके ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में जानते हैं। तो ओवरऑल क्या है कि केमिस्ट्री इज ए स्टडी ऑफ मैटर एंड इट्स प्रॉपर्टीज। इसके पूरे के पूरे प्रॉपर्टीज के बारे में जानना ही आपको केमिस्ट्री होता है। अब देखिए केमिस्ट्री एक वास्ट सब्जेक्ट माना जाता है जिसमें मेनली तो 3 भाग में डिवाइड करते हैं। जैसे हम कोई सब्जेक्ट एक पढ़ते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बहुत सारे उसके चैप्टर्स में डिवाइड करते हैं। किस लिए? अपनी सुविधा के लिए। इसी प्रकार से हम लोग केमिस्ट्री को जब समझते हैं तो केमिस्ट्री को समझने के लिए भी इसके भी अलग अलग पार्ट बना दिया गया है। कौन कौन से पार्ट हैं? तो मेनली तो 3 पार्ट होते हैं, जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है, और इसके अलावा भी बहुत सारे एनालिटिकल केमिस्ट्री हो गया, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री हो गया, बहुत सारे केमिस्ट्री बनाए गए हैं ताकि उसको समझने में बड़ी ही आसानी हो। तो मेनली यहाँ पे जो हम लोग पढ़ेंगे वो 3 तरह के पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल। एनालिटिकल का डेफिनेशन भी हम लोग देख लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखिए वेरियस ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री की कौन कौन से ब्रांच हैं। अब देखते हैं हम लोग
वेरियस ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री, कौन कौन से ब्रांच होते हैं? तो मेनली हम लोग भी बात कर रहे थे कि 3 होते हैं, जिसमें से पहला जो है वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है जी? इट इज़ मेनली स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन। अभी हाइड्रोकार्बन क्या है? कार्बन एंड हाइड्रोजन्स का कंपाउंड। जब कार्बन और हाइड्रोजन आपस में मिल करके वेरियस कंपाउंड्स बनाते हैं तो उनके बारे में जो डिटेल से स्टडी करते हैं वो हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लेते हैं। लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन के लेकर के और भी बहुत सारे कंपाउंड्स बनते हैं, जैसे आपको कार्बोनेट्स बन गया, बाइकार्बोनेट्स बन गया, साइनाइड हो गया, आइसोसाइनाइड, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन। ये सब के सब ऑर्गेनिक में हम लोग नहीं पढ़ेंगे, ये सब के सब डील करता है आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो मेनली क्या है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? इट इज अ स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, यानी कि स्टडी ऑफ कार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स, जिसको हम लोग हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। अगला जो है वो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेनली आपको एलिमेंट्स के बारे में डिटेल से स्टडी करना है। एलिमेंट्स के बारे में जैसे आपने सुना होगा कि अल्कली फैमिली है, अल्कलाइन फैमिली है, कार्बन फैमिली है, बोरोन फैमिली है। ये जो अलग अलग जो फैमिली बने गए हैं, इन सभी के बारे में डिटेल से आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बताता है। ठीक है, हम लोग यहाँ से देखते हैं स्टडी ऑफ एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स। जितने भी इसके कंपाउंड्स हैं वो सब के सब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आते हैं। मटेरियल ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिनरल्स, एयर, सी, सॉइल। ये जितने भी मिनरल्स के बारे में पढ़ते हैं या उसके कंपाउंड्स जो ऑब्टेन्ड होते हैं सी वाटर से, जितने भी अल्कली मेटल्स होते हैं वो सब के सब सी वाटर से मिलते हैं। ठीक है, अल्कलाइन अर्थ मेटल, जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि अर्थ मेटल है, यानी कि अर्थ सरफेस से मिले गए होंगे। इन सभी के बारे में डिटेल से स्टडी हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं। और फिजिकल केमिस्ट्री क्या है? फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिक्स इन केमिस्ट्री, सिंपली समझिए। जब फिजिक्स हम लोग केमिस्ट्री में अप्लाई कर लेते हैं तो उसको हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री कहते हैं। ये जनरली रिलेटेड किससे होता है? जैसे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस, डिफरेंट थ्योरीज जो बनाए गए हैं वो फिजिकल केमिस्ट्री से इफेक्टेड होता है। जैसे इफेक्ट ऑफ फोर्स, प्रेशर, टेम्परेचर ऑन केमिकल रिएक्शन कैसे होते हैं, ये सब के सब डील करता है किसमें? फिजिकल केमिस्ट्री में। इट कंसर्न्ड विथ द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस, थ्योरी ऑफ डिफरेंट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री एंड इफेक्ट ऑफ फोर्स, प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑन केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो ये आपका फिजिकल केमिस्ट्री है। ध्यान दीजिएगा, जो भी हम लोग यहाँ पे लिखते जा रहे हैं डेफिनेशंस वगैरह, ये सब के सब एक अच्छा नोट बनाना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप नोट्स नहीं बनाएंगे तब तक आप अच्छे से केमिस्ट्री नहीं सीख पाएंगे। तो नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। तो जब कभी भी आप मेरे वीडियोस को देखते हैं तो एक पेन और एक नोटबुक ज़रूर रखें, ताकि जो भी हम लोग यहाँ पे बात करते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं, वो सारा का सारा नोट करते जाइए। ठीक है, तो मेरे साथ बने रहिए और आपको केमिस्ट्री बहुत ही आसानी से समझ में आने वाली है। जरा सा भी आपको ये नहीं लगेगा कि ये टफ है सब्जेक्ट, बड़ा ही आसान है और हम लोग आसानी से पढ़ते चलेंगे। अगला देखते हैं हम लोग। फोर्थ जो है आपका वो है एनालिटिकल केमिस्ट्री। क्या कहता है? विच डील्स विद द क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव का मतलब उस सब्सटेंस की क्वालिटी के बारे में बात करते हैं, और क्वांटिटी जो कि अमाउंट के बारे में बात करते हैं। क्वांटिटिव एनालिसिस ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस इंक्लूडिंग फिजिकल एंड केमिकल मेथड। अगर हम लोग फिजिकल एंड केमिकल मेथड को अप्लाई करते हुए क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव जब निकालते हैं सब्सटेंस का, तो ये आपको एनालिटिकल केमिस्ट्री में डील किया जाता है। इसके अलावा बहुत सारे ब्रांचेज हैं, जैसे इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री हो गया, बायो केमिस्ट्री हो गया। बायो केमिस्ट्री मतलब जब बायोलॉजी में केमिस्ट्री अप्लाई करने लगते हैं। ठीक है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री हो गया, जियो केमिस्ट्री, etc। तो केमिस्ट्री को इजिली समझने के लिए अलग अलग ब्रांचेज बनाए गए हैं। अब यहाँ से हम लोग समझ सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट ये सब्जेक्ट है। तो हम लोग कुछ अपने इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री के बारे में देखते हैं कि क्या क्या इसके इम्पोर्टेंस है। इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री में जैसे यहाँ पे देखिए, केमिस्ट्री इन मेडिसिन, जितने भी लाइफ सेविंग ड्रग्स होते हैं, जैसे कैंसर के लिए, जैसे एड्स के लिए, कैंसर के लिए सिस्प्लेटिन इन टैक्सोल। ठीक है, ये कैंसर से बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एड्स के लिए एजीटी, एजिडोथाइमाइडाइन, ये ऐसे मेडिसिन से जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं। इसके अलावा जितने भी मेडिसिन आपको बनते हैं वो सब के सब केमिस्ट्री का ही देन है आपका। केमिस्ट्री इन इंडस्ट्री
इंडस्ट्री में जैसे मैन्युफैक्चर ऑफ सिंथेटिक फाइबर, जो भी कपड़े आप पहनते हैं या फिर जितने भी प्लास्टिक्स हैं, जितने भी प्लास्टिक के आइटम्स बने हैं, ये सब क्या हैं? ये सब केमिस्ट्री का ही इस्तेमाल से बनता है। नायलॉन, प्लास्टिक, etc। इसके अलावा क्या है कि केमिस्ट्री इन एग्रीकल्चर, जितने भी हम लोग एग्रीकल्चर में इस्तेमाल करते हैं, जैसे यूरिया हो गया, DDT हो गया, इसके बाद खाद अमोनियम सल्फेट हो गया, इसके अलावा कैल्शियम नाइट्राइट हो गया, ये सब बेटर प्रोडक्शन के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ये सब के सब क्या हैं? ये सब के सब केमिस्ट्री का ही इस्तेमाल से हम लोग बना पाते हैं। अपने डेली लाइफ में भी अपने कंफर्ट के लिए, अपने कन्वीनियंस के लिए भी इस्तेमाल करते हैं केमिस्ट्री को। जैसे जितने भी तरह तरह के जो साबुन बनता है वो सब क्या है? केमिस्ट्री का ही देन है। आप AC लगाते हैं, वो भी क्या है? केमिस्ट्री का ही देन है। अगर आप और भी बात करें, जैसे पेपर है, कॉस्मेटिक आइटम, जितने भी अलग अलग तरह के क्रीम्स बनते हैं जो हम लोग फेस पे लगाते हैं, या फिर ऑयल हो गया, परफ्यूम्स हो गया, ये सब के सब केमिस्ट्री के इस्तेमाल से ही बनते हैं। तो आप समझ सकते केमिस्ट्री कितना इम्पोर्टेंट है। आपको हर जगह केमिस्ट्री मिलेगा। केमिस्ट्री है ही स्टडी ऑफ मैटर, और मैटर आप नजरें उठा के जहाँ कहीं भी देखेंगे, सब के सब जगह आपको मैटर ही दिखेगा, और जहाँ मैटर है वहाँ केमिस्ट्री है। वैसे तो केमिस्ट्री के बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन लोग इसका मिसयूज भी करते हैं। उसको हम लोग डार्क साइड ऑफ केमिस्ट्री कहते हैं। जैसे TNT, RDX एंड अदर केमिकल वेपन्स जो बनाते हैं, ये डिस्ट्रक्शन का काम करते हैं, ये लोगों को बर्बाद करने के लिए। तो केमिस्ट्री का बहुत इम्पोर्टेंस है भी, लेकिन इसके अलावा लोग इसका मिसयूज भी कर देते हैं। जैसे आजकल क्या है? कोरोना वायरस। कोरोना वायरस भी किसका है? ये केमिस्ट्री का ही इस्तेमाल से बना हुआ है। चाइना वाले ने भले ही इसके अच्छे उपयोग के लिए बनाए हों, लेकिन ये एक महामारी के रूप में फैल गया। ठीक है, तो ये भी क्या है? ये केमिस्ट्री का ही इस्तेमाल से है। जैसे इट प्रोवाइड्स ड्रग्स लाइक LSD, कोकीन, ब्राउन शुगर विच क्रिपल द सोसाइटी। ये कुछ ऐसे हैं जो सोसाइटी को बर्बाद कर रहा है। लोग कोकीन लेना स्टार्ट कर दे रहे हैं, लोग ड्रग्स लेना शुरू कर दे रहे हैं। तो ये सब केमिस्ट्री का डार्क साइड आता है। नेक्स्ट है हम लोग का नेचर ऑफ मैटर। तो हम लोग मैटर के बारे में जाने कि आखिर ये मैटर क्या है। वैसे आप लोग 9th क्लास में मैटर के बारे में पढ़े हैं, मैटर इन आवर सराउंडिंग, जो कि फर्स्ट चैप्टर ही है। लेकिन यहाँ से एक बार हम लोग फिर से देखते हैं क्या कहता है मैटर। एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई अ स्पेस एंड हैज मास एंड वॉल्यूम एंड ऑफर्स रेजिस्टेंस टू फोर्स अप्लाइड ऑन इट। मैटर क्या है जी? एनीथिंग, कोई भी चीज जिसके पास मास है, वॉल्यूम है और कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, उसको हम लोग मैटर कहते हैं। एक आगे भी लिखा, ऑफर्स रेजिस्टेंस टू फोर्स अप्लाइड ऑन इट। जैसे एग्जांपल के लिए हमारे पास ये दिया हुआ है, तो हम लोग एक ऐसे करके फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन ये हिला नहीं। कहीं तेज से लगा देंगे तो ये गिर जाएगा। तो ये क्या है? ये एक मैटर है। ये जिस हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, ये रेसिस्ट कर रहा है, ये मूव नहीं करना चाह रहा है। ठीक है, तो मैटर क्या है? मैटर कोई भी चीज जिसके पास मास है, वॉल्यूम है और वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, उसको हम लोग मैटर कहते हैं। जैसे हमारे आसपास में जितने भी चीजें हैं, जैसे बुक्स हो गया, टेबल हो गया, पेन हो गया, वाटर हो गया, ठीक है, और भी बहुत सारे चीजें आपको मैटर होते हैं। कोई भी चीज आप ले लीजिए, ये हमारे जो सेंसेस हैं उसमें से कोई एक भी या एक से ज़्यादा सेंसेस से हम लोग उसको फील कर सकते हैं। कुछ ऐसे चीज़ें जैसे लव हो गया, हेट हो गया, फीलिंग्स, काइंड, ऑनेस्टी, ये सब अंदर की चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम लोग मैटर में कंसीडर नहीं करते हैं। जैसे थिंकिंग हो गया, हम क्या सोच रहे हैं, ये कहीं वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, कहीं स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, क्या इसके पास कुछ वॉल्यूम है, मास है। हमें किसी से प्यार है, तो हमें किसी से जब प्यार है तो क्या ये मैटर कंसीडर किया जाएगा? नहीं। और भी चीज़ें, जैसे आप आईना में डेली अपना फेस देखते हैं, तो जो बनता है इमेजेस, वो भी आपका मैटर में कंसीडर नहीं किया जाता है। ठीक है, तो आप अपने खुद से सोच सकते हैं कि कौन सी चीज़ मैटर हो सकता है, कौन सा चीज़ मैटर नहीं हो सकता है। क्योंकि आप लोग डिटेल से 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, इसलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। अब देखिए, ये मैटर जो होते हैं ये दो तरीके से क्लासिफाई किए जाते हैं।
कौन कौन से तरीके हैं जी? पहला होता है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, और दूसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन। ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन। अब देखिए फिजिकल स्टेट के बेस पे हम लोग मैटर को जनरली 3 भाग में कैटेगराइज करते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। लेकिन इसके अलावा भी हम लोग 2 और होते हैं, प्लाज्मा एंड BEC, जिसको हम लोग बोलते हैं बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है। लेकिन इसके बारे में जनरली हम लोग नहीं पढ़ते हैं। ये दोनों एक दूसरे के बहुत ही अपोजिट हैं। प्लाज्मा में सारे के सारे पार्टिकल्स आयोनाइज रूप से होते हैं, अलग अलग होते हैं, बहुत ही हाई टेम्परेचर होता है, हाई डेंसिटी होता है। वहीं पे इसके अपोजिट में BEC जो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट होता है वो बहुत ही लो टेम्परेचर होता है, -1000 डिग्री सेल्सियस लेवल पहुंच जाते हैं, और इसकी डेंसिटी बहुत ही कम होती है, ठीक है। तो ये एक दूसरे से बहुत ही अपोजिट है। यहाँ पे हम लोग मेनली सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो हम लोग 9th क्लास में ही पढ़ चुके हैं। सॉलिड क्या होता है जी? सॉलिड वो सब्सटेंस होते हैं जिसके पास फिक्स्ड मास होता है, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है और डेफिनिट उसका शेप होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। और डेफिनिट शेप होने की मेन रीजन ये होता है कि उसके पार्टिकल्स इतने क्लोज होते हैं कि वो एक डेफिनिट शेप ले लेता है। वहीं पे अगर लिक्विड की बात करें तो लिक्विड जो होता है, लिक्विड के पास भी एक फिक्स्ड वॉल्यूम होता है लेकिन शेप फिक्स नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसके पार्टिकल्स के बीच में रिलेटिव मोशन हो सकते हैं। ये पार्टिकल एक दूसरे से दूर दूर थोड़े होते हैं ताकि एक दूसरे से रिलेटिव मोशन कर सकते हैं। आप जिस कंटेनर में लिक्विड को रखोगे वो उसी का शेप ले लेता है, क्योंकि आपस में एक दूसरे से रिलेटिव मोशन पार्टिकल्स कर सकते हैं। वहीं पे अगर हम लोग गैस की बात करें तो गैस के पार्टिकल्स इतने दूर दूर होते हैं कि उनको एक दूसरे से कोई मतलब ही नहीं होता है, वो फैलते रहते हैं, रैंडम मोशन करते रहते हैं। तो पार्टिकल बहुत ही दूर होने की वजह से ना तो इसके पास फिक्स शेप होता है ना फिक्स वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो ये हम लोग जनरली इसको 3 भाग में वैसे डिटेल से आप लोग जान चुके हैं 9th क्लास में ही, लेकिन फिर भी मैंने एक बार बता दिया। अब यहाँ पे देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन। ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन, इसको फर्दर हम लोग 2 भाग में कैटेगराइज करते हैं। कौन कौन से होते हैं जी? एक होता है प्योर सब्सटेंस, एक होता है आपका प्योर सब्सटेंस, और दूसरा होता है मिक्सचर, या फिर इसको इम्प्योर सब्सटेंस भी बोल सकते हैं आप लोग, ठीक है। अब इस इम्प्योर सब्सटेंस या मिक्सचर के भी 2 अलग पार्ट होते हैं। क्या क्या होता है जी? एक होता है होमोजीनियस, एक होता है हेट्रोजीनियस, ठीक है। उसी प्रकार से प्योर सब्सटेंस के भी 2 भाग में हम लोग बांटेंगे। क्या क्या होता है जी? एक होता है एलिमेंट और दूसरा होता है कंपाउंड, ठीक है। अब इसको भी फर्दर हम लोग बांट सकते हैं। क्या क्या बांट सकते हैं जी? इस कंपाउंड के भी 2 भाग बांटते हैं जनरली। ये होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो जनरली लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड होते हैं। दूसरा होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। 2 तरह के होते हैं, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। एलिमेंट्स को भी हम लोग फर्दर 4 भाग में बांट लें। कौन कौन से होते हैं जी? एक होता है मेटल, दूसरा होता है नॉन मेटल, तीसरा होता है आपका मेटालॉइड, और लास्ट वन नोबल गैसेस। तो ये मैटर को हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन बांटते हैं। अब देखिए प्योर सब्सटेंस क्या होता है?
प्योर सब्सटेंस जो एक ही टाइप के पार्टिकल से मिलकर बनते हैं, एक ही तरह के छोटे छोटे पार्टिकल्स है उससे मिलकर बने होते हैं। ठीक है, जैसे एलिमेंट्स में क्या था, कोई भी एलिमेंट लीजिएगा, जैसे हाइड्रोजन एलिमेंट ले लिए तो हाइड्रोजन में हाइड्रोजन एटम का ही बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं। आप हीलियम लीजिएगा तो हीलियम में ही हीलियम के ही बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, उसमें एक दूसरे से इंटरमिक्स नहीं होगा, एक ही टाइप के पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। कंपाउंड जैसे H2O हो गया, CO2 हो गया, तो H2O का भले ही दो तरह के एलिमेंट से मिलकर बने हुए हैं, लेकिन इसका सबसे छोटा से छोटा पार्टिकल्स H2O का H2O ही होता है। ध्यान रखिएगा, कभी भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मत बोलिएगा, क्योंकि वो कंस्टिट्यूएंट में टूट गए तो फिर वो कंपाउंड नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो कंपाउंड में भी दो तरह का होगा, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ठीक है, अब यहां से मेटल क्या है? मेटल उसको बोलते हैं जो जनरली इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी रखते हैं। मेटल की और भी प्रॉपर्टीज है कि लस्टर होता है, हाई डेंसिटी होता है, गुड कंडक्टर होता है। उसी प्रकार से नॉन मेटल क्या है? टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स, जो जनरली या आपको गैसेस फॉर्म में मिलेंगे, गुड कंडक्टर नहीं, बैड कंडक्टर होता है। ठीक है, इसकी डेंसिटी लो होती है। और मेटालाइट क्या है? ये दोनों का बीच का चीज़ है मेटालाइट, जो मेटल का भी प्रॉपर्टी शो करता है और नॉन मेटल का भी प्रॉपर्टी शो करता है। जब दोनों की प्रॉपर्टी शो करेगा तो उसको हम लोग मेटालाइट बोलेंगे। और नोबल गैसेस जैसे हीलियम हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टोन हो गया, जेनोन हो गया, इनको किसी से कोई मतलब नहीं होता है, मतलब ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं जनरली। इस वजह से इसको एक अलग सा फैमिली बना दिया गया है, नोबल गैस फैमिली। ठीक है, अब मिक्सचर या इम्प्योर सब्सटेंस, ये दो तरीके से हम लोग कैटेगराइज करते हैं। मिक्सचर किसको बोल रहे हैं? जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस आपस में मिक्स हो जाए तो उसको हम लोग मिक्सचर बोलेंगे। जैसे आप घर पे मिक्सचर खाते होंगे तो मिक्सचर में भी बहुत सारे कंपोनेंट्स, जैसे आपके वहाँ पे मूंगफली भी दिया हुआ है, दाल भी रहते हैं, मसाले भी रहते हैं, और भी तरह तरह के सब्सटेंस मिला हुआ है, तो वो क्या है? मिक्सचर है। मिक्सचर में क्या होता है? जितने भी कंपोनेंट आप मिक्स कर रहे हैं वो सब के सब अपनी प्रॉपर्टीज़ बनाए रखते हैं। जबकि प्योर सब्सटेंस में क्या होता है कि वो अपनी प्रॉपर्टीज़ को लूज करके जब कंपाउंड्स बनते हैं तो वो एक अलग सा प्रॉपर्टीज ले लेता है। जैसे यहाँ पे बात करें कंपाउंड वाले H2O की बात करें तो H2O में दो चीज़ें हैं, एक हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है। तो जब H2O बनता है तो H2O क्या है? H2O लिक्विड है। हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज क्या है कि जब उसको जलाएंगे तो पफ साउंड करके जलेगा। ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज क्या है कि जब कोई आग जल रहा हो तो उसमें ऑक्सीजन डाल दीजिए, तेजी से जल जाएगा, है कि नहीं? लेकिन जब दोनों को कंबाइन कर लीजिए और H2O का फॉर्मेशन हो जाता है तब उसका प्रॉपर्टीज क्या है कि आग में डालो आग को बुझा देता है। तो ये जब H2O का फॉर्मेशन करते हैं तो हाइड्रोजन अपनी आइडेंटिटी को लूज कर जाता है, ऑक्सीजन अपनी आइडेंटिटी को लूज कर जाता है, और एक नया सा प्रॉपर्टीज आ जाता है जो कि वाटर की प्रॉपर्टीज होता है H2O के पास में। तो इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि H2O का सबसे छोटा से छोटा पार्टिकल्स भी H2O ही होगा, क्योंकि एक नया प्रॉपर्टीज ले चुका है। ठीक है, लेकिन मिक्सचर में ऐसा नहीं है। मिक्सचर में सारे के सारे पार्टिकल्स या कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अपनी प्रॉपर्टीज को बनाए रखते हैं। तो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं एक एक करके सब के बारे में। इनके बारे में तो आप लोग 9th में जानते हैं, मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ प्योर सब्सटेंस वगैरह के बारे में। थोड़ा सा इनके बारे में हम लोग देख लें कि सॉलिड को जब हीट करेंगे तो ये सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। लिक्विड को फर्दर अगर आप हीट करते हैं तो ये आपको गैसेस में कन्वर्ट करता है। गैस को कूल करेंगे यानी कि ठंडा करेंगे तो आपको लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, और ज़्यादा कूल करेंगे और भी ठंडा करते जाएंगे तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये तीनों के तीनों एक दूसरे से इंटर कन्वर्टिबल होते हैं। ठीक है, अब सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करिएगा तो इसका एक अलग प्रोसेस है, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करिएगा तो एक अलग प्रोसेस है। तो उस प्रोसेस का अलग अलग नाम दे दिया गया है। अब देखिए, सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों इंटर कन्वर्टिबल होते हैं। जब सॉलिड को लिक्विड में चेंज करना तो हम लोग हीट करते हैं, तो हीट करने से क्या होता है, ये सॉलिड मेल्ट हो जाता है अपने मेल्टिंग पॉइंट पे। जो भी सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट होगा उस मेल्ट, जैसे आइस है तो आइस को 0 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है, तो आप हीट करेंगे तो मेल्ट होने के बाद लिक्विड होगा। तो ये प्रोसेस जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं मेल्टिंग। लिक्विड से जब गैस में कन्वर्ट होता है तो इस प्रोसेस को नाम क्या देते हैं हम लोग, बॉइलिंग। अब क्या करते हैं, इस गैस को ठंडा करेंगे। जब ठंडा करके लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो इसको बोलते हैं कंडेंसेशन। और
लिक्विड से सॉलिड में जब कन्वर्ट करते हैं तो इसको बोलते हैं हम लोग फ्रीजिंग। एक और प्रोसेस होता है जो सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होता है, उसको बोलते हैं हम लोग सब्लिमेशन। और गैस डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे CO2 गैस है वो सीधा सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, तो उस प्रोसेस का नाम क्या है, सॉलिडिफिकेशन सिंपली कर लेते हैं, या फिर डिपोजिशन भी उसको बोलते हैं। देखिए यहाँ पे प्योर सब्सटेंसेस, प्योर सब्सटेंसेस किसको बोल रहे हैं, ऐसा मटेरियल जो एक ही टाइप ऑफ कंस्टिट्यूएंट से मिलके बनते हैं, जो एक ही टाइप ऑफ पार्टिकल से मिलके बनते हैं। मटेरियल कंटेनिंग ओनली वन टाइप ऑफ कंपोनेंट्स, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग प्योर सब्सटेंसेस बोलते हैं। प्योर सब्सटेंसेस जब कभी बनते हैं तो यहाँ पे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होते हैं एक फिक्स्ड कंपोजिशन के साथ में बने रहते हैं। जैसे H2O की भी बात कर रहे थे, तो H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:2 के रेशियो में हम लोग बाई एटम वो कंबाइन करते हैं। बाय मास देखिएगा तो 1:8 के रेशियो में कंबाइन करते हैं। तो उनके बीच का जो फिक्स कंपोजिशन होता है उसको सिंपल फिजिकल मेथड से अलग कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है, वो सिंपल फिजिकल मेथड से आप अलग नहीं कर सकते हैं। इट हैज फिक्स्ड कंपोजिशन एंड इट्स कंस्टिट्यूएंट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल मेथड। वहीं पे अगर हम लोग एलिमेंट की बात करें तो एलिमेंट भी वैसा ही हम लोग डिफाइन करते हैं। एलिमेंट कैसे करते हैं, एन एलिमेंट कंटेन ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स। जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन में केवल हाइड्रोजन के ही एटम होंगे, कोई हीलियम एटम है, कोई सोडियम एटम है, कोई कैल्शियम एटम है, कोई भी एलिमेंट होगा। जैसे सोडियम का एलिमेंट है तो सोडियम एलिमेंट में केवल सोडियम का ही एटम्स होंगे, एक ही टाइप के, ठीक है। अगर कार्बन की बात करें तो कार्बन में केवल कार्बन का ही एटम्स उसमें मौजूद होगा, किसी और एलिमेंट्स का मौजूद नहीं होगा। इसलिए हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, एन एलिमेंट कंटेन ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स। वो पार्टिकल्स क्या है, वो पार्टिकल्स है एटम्स। लेकिन बाद में क्या हुआ कि एक ही एलिमेंट का अलग अलग आइसोटोप्स डिस्कवर होने लगे। जैसे कार्बन की ही बात करें तो कार्बन का कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, ये 3 आइसोटोप्स होते हैं। तो अब एक बात बताइए, कार्बन 12 और कार्बन 13 दोनों में डिफरेंस होगा, कार्बन 14 भी अलग होगा। तो जब आइसोटोप्स का डिस्कवरी होने लगा तो ये डेफिनेशन सही नहीं लग रहा था, इट सीम्स टू बी रॉन्ग। तो आजकल क्या है, एक लेटेस्ट डेफिनेशन है एलिमेंट के बारे में, क्या है जी, इट इज सिंपल एंड इंडिविजुअल पार्टिकल्स विच हैज डेफिनिट एटॉमिक नंबर, कुछ डेफिनिट एटॉमिक नंबर होगा, एंड हैज डेफिनिट पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल। ये लेटेस्ट डेफिनेशन है। पीरियोडिक टेबल में एक डेफिनिट पोजीशन होना चाहिए, उसके पास फिक्स एक एटॉमिक नंबर होना चाहिए, एटॉमिक मास भी हो सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आजकल हम लोग एलिमेंट को डिफाइन करते हैं। जैसे जितने भी इंग्लिश के अल्फ़ाबेट होते हैं ABCDEF, जितने भी हैं, ये सब के सब सपोज कर सकते हैं कि आप अलग अलग एलिमेंट्स हैं। A एक अलग एलिमेंट है, B एक अलग है, C एक अलग है, और ये आपस में किसी के नाम बन गया तो वो एक कंपाउंड का रूप ले लेता है। किसी के नाम ऐसा तो नहीं था A मिल करके, अगर A मिल के बन गया तो उसको मॉलिक्यूल्स बोल देंगे। अब यहाँ पे देखिए कंपाउंड, कंपाउंड कैसे डिफाइन करें, when 2 or more atoms of different element combine then molecule of compound is formed। यहाँ से बहुत सारे लोग कंफ्यूज कर जाते हैं मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड में। जब सेम टाइप के एटम्स मिलते हैं आपस में तो वहाँ पे मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है, लेकिन जब डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स या डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स के एटम आपस में कंबाइन करते हैं तो वहाँ पे एक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लोग यहाँ पे देखें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये H2O का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन का एटम है और एक ऑक्सीजन का एटम है, ठीक है। इसी प्रकार से CO2, तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है और एक कार्बन है। तो अलग अलग एलिमेंट के एटम्स जब आपस में कंबाइन करके बनते हैं तो उसको हम लोग कंपाउंड बोलते हैं। ये दोनों कंपाउंड्स हैं, लेकिन ये कंपाउंड का एक छोटा यूनिट्स है जिसको हम लोग मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। तो ये भी एक मॉलिक्यूल ही है, किसका, कंपाउंड का मॉलिक्यूल है। लेकिन अगर हम लोग H2 की बात करें जो सेम टाइप ऑफ एटम से मिलके बना है, O2 बात करें, Cl2 बात करें, F2 बात करें, तो ये सब के सब क्या हैं, ये आपको मॉलिक्यूल्स हैं। इसको हम लोग कभी कंपाउंड्स नहीं बोलेंगे, ये आपको कंपाउंड्स नहीं है, जबकि ये क्या है, कंपाउंड्स है। अब देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है। दोनों में डिफरेंस ये है
कि जब सेम टाइप के एटम्स आपस में कंबाइन करते हैं तो वहाँ पे हर एक एटम अपना आइडेंटिटी को लूज नहीं करता है, अपनी आइडेंटिटी को बनाए रखता है। जैसे हाइड्रोजन यहाँ पे है तो हाइड्रोजन अपनी आइडेंटिटी को बनाए रखा है, O2 भी अपना आइडेंटिटी को बनाए रखा है, Cl2, F2। लेकिन यहाँ पे क्या है कि हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज कुछ और है, ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज कुछ और है, कार्बन की प्रॉपर्टीज कुछ और है, ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज कुछ और है। अब यहाँ पे क्या है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब आपस में कंबाइन किए तो ये क्या है, वाटर का प्रॉपर्टीज हो गया, जो कि न तो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी से मैच करता है ना ही ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी से मैच करता है। तो ये क्या है, ये जो है ये एक मॉलिक्यूल है वाटर कंपाउंड का, CO2 एक मॉलिक्यूल है CO2 कंपाउंड का। एक छोटा सा जो यूनिट होता है वो भी एक मॉलिक्यूल ही कहलाता है। ये तो मॉलिक्यूल है ही, और ये भी एक मॉलिक्यूल है, लेकिन किसका है, कंपाउंड का। इसका मतलब हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, जितने सारे मॉलिक्यूल्स हैं वो कभी भी कंपाउंड्स नहीं हो सकते हैं, लेकिन जितने सारे कंपाउंड्स हैं उसके एक छोटे से यूनिट आपको मॉलिक्यूल कहलाएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे लिखा गया है कि when two or more atoms of different elements combine then molecule of a compound is formed। molecule of compound formed हो रहा है। अब ढेर सारे बहुत सारे होंगे तो कंपाउंड हो जाएंगे, ये भी कंपाउंड ही है, लेकिन कंपाउंड का एक छोटा यूनिट है तो इसको हम लोग मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड कहेंगे। क्या बोलेंगे इसको, इसको बोलते हैं हम लोग मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। अब अगला क्या है कि ये दोनों एक डेफिनिट प्रोपोर्शन में कंबाइन करते हैं। जैसे H2O है तो H2O का मास कितना हो जाएगा 2, इसका कितना हो जाएगा 16। तो दोनों का जब सिंपलेस्ट रेशियो लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1:8। इसी प्रकार से इसका कितना है तो ये 3:8 के रेशियो में चल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग कंपाउंड एक डेफिनिट प्रोपोर्शन में कंबाइन करते हैं। ठीक है, और इसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देते हैं। तो ये दोनों में डिफरेंस मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड। ध्यान रखिएगा, मॉलिक्यूल कभी भी कंपाउंड्स नहीं हो सकते हैं, लेकिन कंपाउंड का छोटा यूनिट्स मॉलिक्यूल कहलाता है। अब देखा जाए मिक्सचर क्या होते हैं। ए मिक्सचर कंटेन 2 और मोर सब्सटेंस इन एनी रेशियो। मिक्सचर जब हम लोग बनाते हैं तो वहाँ पे कोई डेफिनिट कंपोजिशन नहीं होता है। जैसे आप घर पे मिक्सचर खाते हैं तो मिक्सचर खाते हैं तो उसमें आपको मूंगफली की क्वांटिटी फिक्स नहीं होती है, या फिर उसमें दाल की क्वांटिटी फिक्स नहीं होती, उसमें मसाले की क्वांटिटी फिक्स में, किसी में ज़्यादा किसी में कम, तो किसी भी रेशियो में आपस में मिक्स हो जाते हैं, तो उसको हम लोग मिक्सचर बोलते हैं। और मिक्सचर में जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं वो सब के सब अपनी आइडेंटिटी को बनाए रखते हैं। कभी कभी मिक्सचर ऐसा होता है जिसको आप इजिली अलग कर सकते हैं कंपोनेंट्स को, जैसे हैंड पिकिंग जैसे आप मिक्सचर दिया हुआ है, मिक्सचर में आप चाह रहे हैं कि केवल मूंगफली को खाएं तो आराम से हम लोग हैंड पिकिंग मेथड से निकाल सकते हैं। अब देखिए इसके दो टाइप होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होता है होमोजीनियस और एक होता है हेटेरोजीनियस। जो होमोजीनियस टाइप होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं आइसोट्रोपिक। आइसोट्रोपिक का मतलब होते हैं कि सब्सटेंस के जितने सारे पोर्शंस हैं वो सारे पोर्शंस में उसकी प्रॉपर्टीज सेम रहता है, तब वैसे प्रॉपर्टीज को हम लोग बोलते हैं आइसोट्रोपिक। यहाँ पे देखें, द कंपोनेंट कंप्लीटली मिक्स विथ ईच अदर एंड इट्स कंपोजिशन यूनिफॉर्म थ्रू आउट द सब्सटेंस। पूरे सब्सटेंस में यूनिफॉर्म रहता है। यूनिफॉर्म कहने का मतलब है कि आप चाहे इस पोर्शन से लो, इस पोर्शन से लो, इस पोर्शन से लो, यहाँ से लो, कहीं से भी लीजिएगा तो वहाँ पे उसकी प्रॉपर्टीज या कंपोजिशन सारे कंपोनेंट्स के सेम मिलेंगी। इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म कंपोजिशन। जैसे एयर, एलॉय, कलर्ड ग्लास, शुगर सॉल्यूशन। आप चीनी और पानी का सॉल्यूशंस बनाइए। चीनी और पानी का सॉल्यूशन जब बनाएंगे तो आप यहाँ से थोड़ा सा लीजिए, यहाँ से थोड़ा सा लीजिए, यहाँ से थोड़ा सा लीजिए, कहीं से भी थोड़ा सा लेंगे तो आपको चीनी और पानी का अच्छे से मिक्सचर मिलेंगे। हर जगह आपको प्रॉपर्टीज सेम मिलेगा, कंपोजिशन सेम मिलेगा। वहीं पे हेटेरोजीनियस मिक्सचर, हेटेरोजीनियस का दूसरा भी नाम देते हैं हम लोग क्या, एनआइसोट्रोपिक मिक्सचर। एनआइसोट्रोपिक मिक्सचर मतलब क्या है, कोई भी सब्सटेंस दिया हुआ है उसके डिफरेंट पोर्शन में अलग अलग प्रॉपर्टीज मिलते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एनआइसोट्रोपिक। तो हेटेरोजीनियस में क्या होता है, द मिक्सचर विच हैव डिफरेंट कंपोजिशन इन डिफरेंट पार्ट्स। अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग आपकी प्रॉपर्टीज मिलेंगे। द कंपोनेंट्स आर नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द सब्सटेंस। ये पूरे यूनिफॉर्म नहीं होते हैं, ये अलग अलग पोर्शंस में अलग अलग प्रॉपर्टीज इनको मिलता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हैं
जैसे यहाँ पे दिया हुआ है मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड स्टोन। आप कोई नमक लेते हैं, उसमें कुछ कंकड़ वगैरह स्टोन मिलाते हैं, कुछ पत्थर मिला देते हैं, तो आप पत्थर को इजीली आप अलग कर सकते हैं। तो वो जो मिक्सचर बनेगा क्या होगा, हेटेरोजीनियस। हम लोग उसको ऐसे भी देख के बता सकते हैं कि इसमें दो चीजें मिला हुआ है। स्टोन एंड राइस, स्टोन और राइस में मिक्सचर होगा तो भी आपको हेटेरोजीनियस ही कहलाएगा। सैंड एंड आयरन फिलिंग्स, आयरन के छोटे छोटे पार्टिकल्स और जो रेत होता है उसमें मिक्स होगा तो उसको हम लोग हेटेरोजीनियस कहते हैं। तो ओवरऑल ये है कि हेटेरोजीनियस मिक्सचर में सारे कंपोनेंट्स को आप इजीली सेपरेट कर सकते हो। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या देखा, हम लोगों ने देखा डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री, कौन कौन से ब्रांचेज होते हैं, ये डिफरेंट ब्रांचेज देखा। इसके बाद हम लोग मैटर को डिटेल से जाने, सॉलिड लिक्विड और गैस की प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं, कैसे एक दूसरे से कन्वर्ट करते हैं। और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन जब हम लोग किए थे तो वहाँ पे प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर दो था, उनके बारे में हम लोग डिटेल से जानकारी लिए। ठीक है, अब अगले वीडियो में इससे आगे हम लोग बात करेंगे, बने रहिएगा मेरे साथ। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बहुत ही मज़े के साथ में हम लोग पूरे केमिस्ट्री को पढ़ने वाले हैं। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।